वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 91 हवास। अब तक ओमकार की बात सुनकर प्रिया और मिसेज सिन्हा का दिल कांप उठा। उन्हें लगा था ओमकार ने अनुष्का को एक नॉर्मल एसेक्स ड्रग दिया होगा, मगर असल में उस ड्रग का असर इतना खतरनाक हो सकता है, यह उन दोनों के कल्पना से परे था। अब आगे मिस्टर विनोद ने ओमकार को सचेत करते हुए कहा, ओमकार संभल कर, अनुष्का को शक नहीं होना चाहिए। उसके साथ जो हो रहा है वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। आज मैंने उन लायर्स को बड़ी मुश्किल से रोका है, मगर कल वो लोग जरूर आएंगे। अगर अनुष्का ने उन लोगों को इस बारे में बता दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, ओमकार ने कहा और सीधा अनुष्का के कमरे की तरफ बढ़ गया। अनुष्का के कमरे के बाहर आते ही ओमकार का फोन रिंग होने लगा। ओमकार ने रुककर पॉकेट से फोन निकाला। उसका बाप मानिक उसे कॉल कर रहा था। ओमकार ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से मानिक ने पूछा, काम हो गया? जवाब में ओमकार ने कहा, ऑलमोस्ट होने ही वाला है डैड। ओमकार का जवाब सुनकर मानिक ने दोबारा पूछा, आगे का क्या प्लान है? अब अनुष्का और उसकी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी हो जाएगी, प्रिया और उसकी फैमिली के साथ क्या करोगे तुम? मानिक का सवाल सुनकर ओमकार के होठों पर इविल स्माइल उभर आई। उसने अनुष्का के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जो उसके इंतजार में खुला हुआ था। ओमकार ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बस एक बार मेरी और अनुष्का की शादी हो जाए डैड, उसके बाद मैं उन तीनों बाप, माँ और बेटी की जोड़ी को धक्के मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। उन लोगों की औकात ही क्या है हमारे सामने, और उस बेवकूफ लड़की को क्या लगता है मैं उससे शादी करूंगा? अगर मुझे अनुष्का और उसकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होती तो मैं उसे अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। ओमकार का जवाब सुनकर फोन की दूसरी तरफ मानिक के माथे पर बल पड़ गया। भले ही वो प्रिया को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था, प्रिया उसके बेटे के लायक नहीं थी, मगर अनुष्का का क्या? लायक तो वो भी नहीं थी उसके बेटे के। आफ्टर ऑल वो एक अंधी लड़की थी। अथाह पैसा और सुंदर चेहरा के अलावा उसके पास क्या था? मानिक ने सख्ती से कहा, ओमकार तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें उससे शादी क्यों करने दे रहा हूँ? अपने मकसद को भूलकर उसके प्यार में मत पड़ जाना। मैं किसी अंधी लड़की को हमेशा हमेशा के लिए अपनी बहू नहीं बनाऊंगा, चाहे वो कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। मैंने पहले ही उस लड़की को सिलेक्ट कर लिया है, जो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगी। भले ही उसके पास अनुष्का की तरह पैसे नहीं है, मगर वो काफी सुंदर है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ होने पर ना सिर्फ इस देश में बल्कि फैमिली में भी हमारा ऑरा बढ़ जाएगा। मानिक की बात सुनकर ओमकार ने हंसते हुए कहा, डैड आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो लड़की सुंदर जरूर है, मगर मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो उसके प्यार में पड़ जाऊँ। जब मेरा उससे मन भर जाएगा तब मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। वैसे आपने किसे सिलेक्ट किया है मेरे लिए? ओमकार को नहीं पता था उसके डैड ने उसके लिए किस लड़की को सिलेक्ट किया है, और वो लड़की कौन है जो परिवार में भी उनका स्टेटस बढ़ा सकती है। इसीलिए ओमकार उस लड़की का नाम जानना चाहता था। मानिक ने कहा, हीरा राजवंश, अक्षत की बेटी। अब जल्दी से इस काम को निपटा कर घर वापस आओ, तुम्हें कैसे भी करके उसे इम्प्रेस करना होगा। हीरा का नाम सुनते ही ओमकार की आंखों में चमक आ गई। भले ही हीरा के बारे में वो लोग ज्यादा गहराई से नहीं जानते थे, इसीलिए उन लोगों को नहीं पता था हीरा कितना वध करती है, मगर उसका स्टेटस काफी बड़ा था। वो अक्षत राजवंश की बेटी थी। भले ही फिलहाल राजवंश फैमिली से उसका कोई लेना देना नहीं था, मगर अंत में राजवंश फैमिली की लेगेसी उसके पास ही आनी थी। पूरी राजवंश फैमिली की इकलौती वारिस थी वो, और राजवंश फैमिली की क्या लेगेसी थी ये बताने की जरूरत नहीं थी। पूरा डिफेंस सेक्टर वही लोग कंट्रोल करते थे। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद ओमकार अनुष्का के कमरे में दाखिल हुआ। अनुष्का अब भी दीवार के सहारे फर्श पर बैठी हुई थी। उसका पतला शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसके घिसकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो बेकाबू हो चुकी थी। ओमकार ने अपना ब्लेजर उतार कर रूम के कोने में फेंक दिया और फिर उसने अपना कदम अनुष्का की तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद ओमकार अनुष्का के ठीक सामने पंजों के बल बैठ चुका था। उसकी हवस से भरी हुई आंखें अनुष्का को ऐसे देख रही थी जैसे कोई चिड़िया खरगोश को देखता हो। अनुष्का के बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए ओमकार ने बोला, जाने मन, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था और भरी महफिल में मेरी बेइज्जती की थी?
क्या तुम्हें वो पल याद है जब तुमने अपनी इस खूबसूरती के गुमान में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी? याद है तो अच्छा है, मगर यदि नहीं याद है तो कोई बात नहीं। आज मैं तुम्हारी इस खूबसूरती को रौंद कर तुम्हें वो सारे पल याद दिलाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगा। अपनी बात कहने के बाद ओमकार के चेहरे की इविल स्माइल गहरी हो गई। जब अनुष्का 19 की थी तब पहली बार ओमकार ने उसे एक पार्टी में देखा था। उसके अंधेपन के बारे में जानने के बाद उसने उसे गलत तरीके से अप्रोच किया था, जिसके जवाब में अनुष्का ने उसे बीच पार्टी में सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। असल में उसी थप्पड़ वाले इंसिडेंट्स के बाद ओमकार ने उससे बदला लेने का ठान लिया था। मेजली अनुष्का से बदला लेने के लिए ही ओमकार प्रिया के करीब आया था, वरना प्रिया जैसी लड़कियां हर रात उसका बिस्तर गर्म करती रहती थी। उसे प्रिया में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। प्रिया तो बस एक मोहरा थी ओमकार के लिए। एक दिन प्रिया ने ही ओमकार को अपने दादाजी की वसीयत के बारे में बताया था, जिसके बाद ओमकार सोच लिया था अनुष्का से बदला लेने के साथ ही वह उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी भी हथिया लेगा, क्योंकि असल में अनुष्का के पास उसकी कल्पना से ज्यादा पैसे थे। ओमकार ने अपना हाथ नीचे की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां अनुष्का के टॉप के कॉलर बटन पर आकार रुक गई। ओमकार अनुष्का के टॉप का बटन खोलने ही वाला था, तभी अचानक अनुष्का ने उसकी कलाई पकड़ ली। ओमकार ने यह महसूस किया उसकी आईब्रोज दिलचस्पी के साथ आपस में जुड़ गई थी। उसने सिर उठाकर अनुष्का की तरफ देखा, जो अपनी सुर्ख लाल नशीली आंखों से उसे ही देख रही थी। ओमकार ने उसकी आंखों में कुछ पल तक देखा। अनुष्का की हेजल ग्रीन आंखों में आज अलग ही तरह की इंटेंसिटी थी। आज से पहले ओमकार ने अनुष्का की निर्जीव आंखों में ऐसा कुछ नहीं देखा था। ओमकार ने एकदम से कहा, तुम देख सकती हो, है ना? तुम बाहर सिर्फ अंधी होना का नाटक करती हो, असल में तुम देख सकती हो। ब्रिटेन, बकिंगम पैलेस। रेयांश अपने बेडरूम में विंडो के पास खड़ा था। उसने सिल्क नाइट सूट पहन रखा था और वह सोने ही जाने वाला था। आज दिन की गतिविधियों ने उसे बुरी तरह थका दिया था। अचानक नाइट स्टैंड पर रखा फोन तेजी से रिंग होने लगा, जिसने रेयांश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रेयांश ने आकर अपना फोन चेक किया। कॉलर इट देखते ही रेयांश की नीली आंखें गहरी हो गई। उसका वही सबऑर्डिनेट उससे कॉल कर रहा था, जिसे उसने सिंघा पैलेस में एज सर्वेंट भेजा था, वहां की सभी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए। रेयांश ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से सबऑर्डिनेट की चिंतित आवाज आई, बॉस, ये लोग हद से ज्यादा गिरे हुए हैं। इन लोगों ने अनुष्का मैडम को ड्रग दिया है। मैंने देखा, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। ऊपर से ओमकार कपूर उन्हीं के कमरे में गया है। अब हमें क्या करना है? सबऑर्डिनेट की बात सुनते ही रेयांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। गुस्से की वजह से उसके गर्दन और हाथों की नसें तन गई थी। उसका ऑरा भी इतना भयानक हो गया था, मानो वो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देना चाहता हो। रेयांश ने बेहद ही सर्द लहजे में कहा, अगर उसने उसके बाल को भी छुआ तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। समझ गया बॉस, समझ गया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही रेयांश ने गुस्से में बेड पर एक जोरदार लात मारा, जिसकी वजह से उस मजबूत किंग साइज बेड के 2 टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़े कमरे की दीवारों से जा टकराए। मुंबई। आदित्य कल रात से ही ईरा के बंगले पर रुका हुआ था, क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से ईरा की तबीयत सच में बुरी तरह खराब हो चुकी थी। कल रात से ही उसका फीवर कभी उतरता तो कभी चढ़ जाता। देर रात को आदित्य और ईरा डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उनके साथ वहां आरव भी था। रेयांश के ब्रिटेन जाने के बाद से ही आरव बोर हो रहा था, और जब उसे पता चला था आदित्य ईरा के बंगले पर हो, तो वो भी ऑफिस का काम खत्म करने के बाद उन्हें वहां ज्वाइन करने चला आया था। आदित्य ने आरव को घूरते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? क्या किसी ने तुझे यहाँ बुलाया है? बगैर इनविटेशन बदतमीज इंसान की तरह यहाँ क्यों आया तू? और आया तो आया, अब बगैर पूछे तू जबरदस्ती हमारे साथ बैठकर जानवरों की तरह खा क्यों रहा है? क्या तेरे अंदर जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है? जवाब में आरव ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, हाँ नहीं है तो क्या? वैसे भी मैं अपनी बहन के यहाँ आया हूँ। तुझे मेरे यहाँ आने से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कहीं तेरे इरादों में कोई खोट तो नहीं है ना? तू, तेरी तो मैं। आदित्य प्लेट से आरव का सर फोड़ने ही वाला था, तभी एक साथ उसका और आरव का फोन रिंग होने लगा। आदित्य और आरव ने अपना फोन चेक किया। रेयांश उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा था। आरव ने अपना फोन उठाते हुए खुद से ही कहा, ये रेयांश इतनी रात को कॉल क्यों कर रहा है? अब तक तो उसे सो जाना चाहिए था। ब्रिटेन में अब तक देर रात हो चुकी होगी।
आरव की बड़बड़ाहट सुनकर आदित्य ने पूछा, रे ब्रो ने तुझे भी कॉल किया है? हाँ किया है। क्यों? तुझे भी किया है क्या? हाँ इडियट, क्या तुझे दिख नहीं रहा है कॉन्फ्रेंस कॉल है? अब जल्दी से रिसीव कर, कोई जरूरी काम होगा। आदित्य की फटकार सुनकर आरव ने मुंह बना लिया। ईरा शांति से मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। उनकी लड़ाई और नोक-झोंक भी उसे किसी कॉमेडी शो की तरह लग रही थी। आदित्य और आरव ने एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाकर कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से रेयांश की बर्फीली आवाज आई, तुम दोनों इसी वक्त सिन्हा पैलेस जाओ, अनुष्का को उन लोगों ने ड्रग दिया है। मैं थोड़ी देर में वहां आ जाऊंगा। रेयांश की बात सुनते ही आरव और आदित्य की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। उन बेवकूफ लोगों को सच में मौत से काफी लगाव था। उन लोगों ने उनके भाई की बीवी को ड्रग देने की हिम्मत की थी। आदित्य और आरव ने एक साथ कहा, ठीक है, हम अभी वहां जा रहे हैं। आप फिक्र मत करो, आपकी बीवी को कुछ नहीं होगा। रेयांश ने आदित्य और आरव की बातें सुनी मगर उसने जवाब में कुछ कहा। उसकी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट की जा चुकी थी। आदित्य और आरव को खाना बीच में छोड़कर उठता देख ईरा कंफ्यूज हो गई। उसने उनकी बातें सुनी थी मगर उसे ठीक से कुछ समझ नहीं आया था। ईरा ने पूछा, तुम दोनों अचानक कहाँ जा रहे हो? कोई बड़ी दिक्कत है क्या? जवाब में आरव ने टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछते हुए कहा, बड़ी दिक्कत? ये समझ लो, दुनिया में प्रलय आने वाली है। किसी ने हमारे शैतान की बीवी को ड्रग दिया है। दुनिया का अंत बहुत करीब है, संभल कर रहना। आरव की बातों ने ऑलरेडी कंफ्यूज्ड ईरा की कंफ्यूजन को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। आदित्य ने उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा, शैतान से उसका इशारा रे ब्रो की तरफ है। आदित्य की बात सुनकर ईरा को सारा माजरा समझ आया। आता भी कैसे नहीं, बचपन में वो खुद रेयांश को शैतान ही कहती थी। ईरा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, अगर किसी लड़की को ड्रग दिया गया है तो मुझे लगता है मुझे भी तुम लोगों के साथ चलना चाहिए। उसे संभालने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेडिसिन्स की मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। आदित्य पहले ईरा को अपने साथ आने से मना करना चाहता था क्योंकि उसकी खुद की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। उसे कब बुखार आ जाए इसका पता ही नहीं चलता था, मगर रेयांश के बारे में सोचने के बाद आदित्य और आरव उसकी बात मान गया। आफ्टर ऑल उनका बड़ा भाई अपनी बीवी को लेकर हद से ज्यादा पजेसिव था। ऐसा हो सकता था अगर उन लोगों ने बचाव के क्रम में ही अपने बड़े भाई की बीवी को छू दिया तो उनका बड़ा भाई उन दोनों के हाथ काट दे। ऐसी भयानक परिस्थिति में एक विश्वासपात्र लड़की को साथ ले जाना अच्छा आइडिया था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 92 बेकाबू अनुष्का। अब तक ईरा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, अगर किसी लड़की को ड्रग दिया गया है तो मुझे लगता है मुझे भी तुम लोगों के साथ चलना चाहिए। उसे संभालने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेडिसिन्स की मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब आगे। आदित्य पहले ईरा को अपने साथ आने से मना करना चाहता था क्योंकि उसकी खुद की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। उसे कब बुखार आ जाए इसका पता ही नहीं चलता था, मगर रेयांश के बारे में सोचने के बाद आदित्य और आरव उसकी बात मान गया। आफ्टर ऑल उनका बड़ा भाई अपनी बीवी को लेकर हद से ज्यादा पजेसिव था। ऐसा हो सकता था अगर उन लोगों ने बचाव के क्रम में ही अपने बड़े भाई की बीवी को छू दिया तो उनका बड़ा भाई उन दोनों के हाथ काट दे। ऐसी भयानक परिस्थिति में एक विश्वासपात्र लड़की को साथ ले जाना अच्छा आइडिया था। कम से कम उनका बड़ा भाई लड़की से तो जेलस नहीं होगा, और अगर होगा भी तो भी वो इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आफ्टर ऑल उनके भाई से भी बड़ा शैतान इस लड़की का गॉडफादर था। ईरा को शील्ड की तरह अपने साथ लिए आदित्य और आरव सिन्हा पैलेस के लिए निकल गए। वो लोग एक ही कार में जा रहे थे जो कि आदित्य की रेंज रोवर SUV थी। आदित्य ड्राइव कर रहा था, आरव पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और ईरा बैक सीट पर बैठी हुई थी। फुल स्पीड से कार ड्राइव करते हुए आदित्य ने गुस्से में कहा, इन लोगों को आखिर चाहिए क्या? ये लोग हाथ धोकर अनुष्का के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आदित्य की बात पर आरव ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, प्रॉपर्टी का लालच भाई, प्रॉपर्टी का लालच। उन लोगों को अनुष्का की प्रॉपर्टी चाहिए, इसीलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। मुझे तो शक है 14 साल पहले अनुष्का के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब भी उसके परिवार वालों का ही किया धरा है। आरव की आखिरी बात सुनकर आदित्य के दिमाग के परखचे ही उड़ गए। 14 साल पहले अनुष्का जिस हालत में उन्हें मिली थी उससे ज्यादा भयानक आदित्य ने आज तक कुछ नहीं देखा था। अनुष्का उस वक्त महज 10 साल की थी। उसके दोनों आंखों को एसिड से गला दिया गया था। उसके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था
जहां जख्म ना वो, उसकी अनगिनत हड्डी पसली भी टूट चुकी थी। अगर अनुष्का के अंदर उस वक्त जीने की प्रबल इच्छा ना होती तो वो जरूर उसी वक्त मर चुकी होती। आदित्य सोच भी नहीं पा रहा था, एक परिवार अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसी हैवानियत कैसे कर सकता है। क्या अनुष्का उनकी सगी बेटी भी थी? आदित्य ने अचानक कहा, अनुष्का विनोद सिन्हा की बेटी नहीं है ना? चाहे कोई माँ बाप की इतना ही बुरा क्यों ना, मगर कोई अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। आदित्य की बात सुनकर जहां आरव अपना सिर सहमति में हिलाने लगा, वहीं बैक सीट पर बैठी ईरा की सुंदर भूरी आंखों से कुछ अजीब सा होकर गुजरा और वो खामोशी से विंडो से बाहर देखने लगी। आरव ने कहा, हाँ ये सही है, मैंने अनुष्का के बारे में रॉबिन से पूछा था। अनुष्का शायद विनोद सिन्हा के बड़े भाई कामद सिन्हा की बेटी है। 14 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में कामद और उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। अनुष्का भी उसी वक्त गायब हुई थी। उसके बाद 18 साल की उम्र में जब अनुष्का वापस सिन्हा फैमिली में आई तो विनोद सिन्हा दावा करने लगा वो उसकी बेटी है। हालांकि अनुष्का का बैकग्राउंड मुझे अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। उसके दादाजी का सारी प्रॉपर्टी सिर्फ अनुष्का के नाम कर देना थोड़ा अजीब है। उन्होंने अपने दोनों बेटे तक को एक फूटी कौड़ी नहीं दी, सारी प्रॉपर्टी उन्होंने डायरेक्टली अनुष्का के नाम कर दी। ऐसा लग रहा है मानो अपने बाकी बच्चों की उन्हें कोई फिक्र ही ना हो। आरव की बात सुनकर आदित्य ने कहा, चाहे कुछ भी हो मगर थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए इस हद तक गिर जाना। आरव ने एकदम से आदित्य की बात बीच में काटते हुए कहा, थोड़ी सी प्रॉपर्टी? भाई क्या तुझे आइडिया भी है अनुष्का कितनी अमीर है? उसके पास कितने पैसे हैं? मोर देन 2 ट्रिलियन USD। उसकी प्रॉपर्टी मोर देन 2 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स वर्थ करती है। एशिया के कई देशों का कंबाइंड GDP भी उसकी प्रॉपर्टीज के सामने कम पड़ जाएगी और तू कह रहा है थोड़ी सी प्रॉपर्टी? वर्ल्ड वार 3 शुरू करवाने के लिए इतने पैसे काफी है। आरव की बातों ने आदित्य के साथ साथ इस बार ईरा को भी जोरदार सदमा दे दिया। अब उन दोनों को समझ आ रहा था हर कोई अनुष्का की प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। 2 ट्रिलियन डॉलर USD वाकई वर्ल्ड वार 3 शुरू करवाने के लिए काफी था। इतने सारे पैसों का लालच जाहिर तौर पर किसी भी इंसान की मति भ्रष्ट कर सकती थी। सिन्हा फैमिली का मति भ्रष्ट होना तो स्वाभाविक था। आफ्टर ऑल उन पैसों पर उनका भी अधिकार था, मगर अनुष्का के दादाजी ने वो सारे पैसे सिर्फ अनुष्का को दिए। उन्होंने सिन्हा फैमिली के बाकी मेंबर्स को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी। आदित्य और ईरा के दिमाग में अनुष्का को लेकर अब बहुत सारे सवाल उठने लगे थे, मगर उनके कुछ पूछने से पहले ही उनकी कार सिन्हा पैलेस के एंट्रेंस पर आ चुकी थी। आदित्य, आरव और ईरा जल्दीबाजी में कार से बाहर आए। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अनुष्का को प्रोटेक्ट करना था। आदित्य, आरव और ईरा पैलेस के अंदर जाने ही वाले थे, तभी अचानक एक ब्लैक फरारी उनके कार के ठीक से सामने आकर रुका और उसके ड्राइविंग सीट से एक आदमी बाहर आया जिसने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे। आरव ने जैसे ही उस आदमी को देखा वैसे ही उसकी आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। आदित्य ने कंफ्यूजन में पूछा, ये आदमी कौन है? क्या तू इसे जानता है? जवाब में आरव ने कहा, उसका नाम विवान सिंघानिया है, अनुष्का का नया दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी। आरव का जवाब सुनकर आदित्य ने एक नजर विवान को देखा, फिर वो तेज कदमों के साथ पैलेस के अंदर चला गया। आरव भी विवान को एक लुक पास करने के बाद पैलेस के अंदर चला गया। आदित्य ने कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रुचि नहीं दिखाई थी और विवान भी बहुत लो प्रोफाइल रहता था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कुछ चुनिंदा लोगों ने ही उसका असली चेहरा देखा था, इसीलिए आदित्य उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, मगर आरव कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन्वॉल्व था। ऊपर से रेयांश और विवान के बीच चलने वाली राइवलरीज की वजह से आरव उसे बहुत अच्छे से जानता था। विवान ने कुछ पल तक आरव और आदित्य की जाती हुई पीठ को देखा, फिर उसने गहरी सांस लेकर पैलेस की तरफ कदम बढ़ा दिया। तभी अचानक किसी से उसकी टक्कर हो गई। विवान ने सिर घुमाकर खुद से टकराने वाले इंसान को देखा, जो कि ईरा थी। आदित्य और आरव के पीछे जाने के क्रम में वही विवान से टकरा गई थी। ईरा ने कहा, आई एम सॉरी बट गलती हम दोनों की थी, हमारे फूट स्टेप्स सिमिलर थे। विवान ने ईरा की बात सुनी, मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो बड़ी ही अजीब तरह से ईरा को एक टक घूरे जा रहा था। ईरा ने विवान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो जल्दी से आरव और आदित्य के पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद आदित्य, आरव, ईरा और विवान पैलेस के लिविंग एरिया में खड़े थे। वहां का माहौल बेहद ही भयानक था। मिस्टर विनोद अपनी बीवी और बेटी के साथ एक कोने में दुबके हुए थे। उनका एक हाथ और पैर कटा हुआ था और मुंह से भी लगातार खून निकल रहा था। शायद उनका जीभ भी काट दिया गया था। पूरे पैलेस में दहशत का माहौल था।
हवा में ताजे खून की तेज गंध फैली हुई थी। फर्श खून की नदी में तब्दील हो चुकी थी, जहां इधर उधर कटते हुए इंसानी हाथ, पैर और सर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा मानो वहां मौत का तांडव हुआ हो। गौर से देखने पर पता चल रहा था वो सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स सिन्हा फैमिली के गार्ड्स के ही थे। शायद जिस दरिंदे ने वहां मौत का तांडव किया था, उसे रोकने के क्रम में वो सारे गार्ड्स मार गए थे। आदित्य और आरव ने अविश्वास से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उन्होंने अनुष्का की तरफ देखा, जो खून की नदी में तब्दील लिविंग एरिया के बीचों बीच काउच बैठ हुई थी, ठीक किसी नर्क से आई क्रूर देवी की तरह। अनुष्का का चेहरा फर्श की तरफ झुका हुआ था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, यहाँ तक कि उसके बालों से भी खून की धारा टपक रही थी। ऊपरी तौर पर देखने में ऐसा लगता जैसे अनुष्का बहुत ज्यादा जख्मी है, मगर गौर से देखने पर पता चल रहा था उसके शरीर पर मौजूद एक भी खून का कतरा उसका नहीं था। वो उन लोगों का खून था जिसके शरीर के अवशेष अब फर्श पर बिखरे हुए थे। आरव, आदित्य, ईरा और विवान की नजर अनुष्का से होते हुए नीचे की तरफ गई। अनुष्का ने अपने पैरों तले ओमकार का कटा हुआ सर दबा रखा था। उसका मर्डरस ऑरा किसी नर्क से आई देवी की तरह लग रहा था, जिसे दुनिया को तबाह करने के लिए भेजा गया हो। आरव ने राल निगलते हुए अनुष्का की तरफ कदम बढ़ाया। आरव ने कभी कल्पना भी नहीं किया था उसे अनुष्का का ऐसा कोई भयानक रूप भी देखने को मिलेगा। अचानक आदित्य ने आरव का हाथ पकड़ लिया, मानो वह उसे रोकना चाहता हो। आरव ने आदित्य से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आदि, मेरा हाथ छोड़, उसे ड्रग लिए हुए 4 घंटा हो चुका है। हमें उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना अगर उसे कुछ हो गया तो रेयांश हमें छोड़ेगा नहीं। आरव की बात का आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव का हाथ छोड़कर आदित्य ने स्टैंड से फ्लावर पॉट उठाया और सीधा अनुष्का की तरफ चला दिया। आदित्य का यह एक्शन देख आरव ऑलमोस्ट पागल होने के कगार पर आ गया था। यमराज को इनविटेशन कैसे देते हैं, यह आज उसे समझ आ रहा था। बेवकूफ आदि, क्या तुझे अपने हाथ प्यारे नहीं है? यमराज को इनविटेशन? आरव इतना बोलते बोलते बीच में रुक गया। उसकी नजर अनुष्का पर गई, जिसने बीच हवा में ही फ्लावर पॉट को पकड़ लिया था। अनुष्का ने अपना सर टेढ़ा करके आदित्य की तरफ देखा। उसकी सुंदर हेजल ग्रीन आंखों में हैवानियत भरी हुई थी। इंसानियत का आखिरी कतरा भी उसकी आंखों से गायब हो चुका था। अनुष्का ने अपनी कलाई घुमाए और अगले ही पल वह फ्लावर पॉट जो आदित्य ने अनुष्का पर चलाया था, आदित्य के चेहरे की तरफ तेजी से आने लगा। आदित्य तुरंत झुककर अनुष्का के वार से बच गया। उसके रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प थे, वरना अगर उसकी जगह कोई और इंसान होता तो पक्का अब तक फ्लावर पॉट उसका चेहरा चीर चुका होता। आरव ने ये देखा, वह अनुष्का पर चिल्लाने ही वाला था, तभी ईरा ने उसे इशारे को शांत रहने को कहा। आरव चुप हो गया। आदित्य भी चुपचाप अपनी जगह पर रखा रहा। ईरा भी खामोशी से खड़ी थी, यहाँ तक कि विवान भी उन दोनों की तरह ही शांति से खड़ा था। असल में वो चारों किसी निर्जीव मूर्ति की तरह खड़े थे, बगैर हिले डुले, मानो हिलने पर उनका सर कलम कर दिया जाएगा। अनुष्का लंबे समय तक उन चारों को घूरती रही और फिर अंत में वह सर झुका कर दोबारा ओमकार के कटे हुए सर को इंटेंसिटी से घूरने लगी। आरव ने धीरे से कहा, ये अनुष्का इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? इसे एग्जैक्टली हुआ क्या है? ईरा ने जवाब में गहरी सांस लेकर कहा, PTSD, वो अपने सेंस में नहीं है। अगर हम उसके करीब गए तो हो सकता है वो हमारे साथ भी वही करे जो उसने ओमकार और यहाँ के गार्ड्स के साथ किया है। ईरा की बात सुनकर आरव हक्का बक्का रह गया। उसे ईरा के शब्दों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अनुष्का भला उसे क्यों मरेगी? उसके कोई गलत इरादे नहीं थे, उल्टा वो तो उसे वहां प्रोटेक्ट करने आया था। आरव ने पूछा, ये PTSD क्या होता है और तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हो? वो हमें क्यों मरेगी? आरव का सवाल सुनकर ईरा ने डिटेल में बताया, क्योंकि वो अपने सेंस में नहीं है। वो इस वक्त पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रही है। यह एक ऐसी स्टेट होती है जहां इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। पूरी दुनिया उसे अपनी दुश्मन दिखाई देने लगती है और खुद को बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। इसे तुम प्राइमल रेज की तरह देख सकते हो। आमतौर पर ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा ट्रॉमा फेस किया है। ऐसी सर्कमस्टेंसेस में उस इंसान के पास जाना अपनी मौत को दावत देना जैसा है। ईरा की बात सुनकर आरव के माथे शिकन की लकीरें उभर आई। भले ही फिलहाल प्राइमल रेज की वजह से अनुष्का को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, मगर ड्रग भीतर ही भीतर अपना काम जरूर कर रही होगी। जब अनुष्का अपने सेंसेस में वापस आएगी तब उसका क्या होगा?
आरव इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। साफ शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त अनुष्का का ट्रीटमेंट किया जाना मस्ट इम्पोर्टेंट था, मगर ट्रीटमेंट करने के लिए कोई उसके पास जाए तो जाए कैसे? अनुष्का तो अपने सेंसेस में थी ही नहीं। अगर कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता तो अनुष्का निश्चित रूप से उस इंसान का कत्ल कर देने वाली थी। ठीक ओमकार और उन गार्ड्स की तरह अनुष्का पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। अचानक शांत लिविंग एरिया में किसी के स्ट्रॉन्ग फुट स्टेप्स की आवाज गूंजी, जिसने अनुष्का सहित सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मेन गेट से रेयांश अपना ओवरकोट उतारते हुए लिविंग एरिया की तरफ ही आ रहा था। उसके एब्सोल्युटली चार्मिंग चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।